Okay, so first today we shall see the Constitution 38th Amendment Act 1975. तो 38th अमेंडमेंट हुआ जो कि इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उस समय ये आया था जिसमें कि कई सारे आर्टिकल्स में बदलाव किए गए थे और इसी के बैकग्राउंड में इमरजेंसी लगाई गई थी हमारे देश में, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया गया था। तो उन्हीं आर्टिकल्स को लेके बदलाव भी किया गया था कि किस तरह से इमरजेंसी को लगाया जा सकता है और इमरजेंसी के दौरान क्या होंगे हालात, उससे भी जुड़े हुए इसमें अमेंडमेंट किए गए थे। तो हम यहाँ समझेंगे इस अमेंडमेंट को। 38th अमेंडमेंट जो है, बढ़ा लीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे इस बिल का और एक्ट का नाम दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन 38th अमेंडमेंट एक्ट जो है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो इस एक्ट के क्या लक्ष्य हैं और किन कारणों से इन एक्ट को लाना पड़ा, बिल को लाना पड़ा, वो यहाँ पहले दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन 39th अमेंडमेंट बिल, एक्चुअली बिल के रूप में ये 39th अमेंडमेंट था, लेकिन जब पास हुआ तो वो 38th अमेंडमेंट एक्ट हो गया। समझना है इस बात को। हाँ, एक बिल पेंडिंग होगा, इसलिए नंबर उसका एक घट गया, तो वो पास नहीं हुआ होगा। तो इसको क्या आपको एग्जाम में पूछेगा 38 एक्ट बोलेगा तो एक्ट हमेशा 38th ही होगा। जो नाम इसका लिखा हुआ है 38th अमेंडमेंट एक्ट। एक्ट है 38। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि अभी जो एक्ट आया है 106th आया है, लेकिन जो है उसका नंबर बिल में करेगा तो 129 से आगे पहुंचा हुआ है, ठीक है ना। वो 129th अमेंडमेंट बिल था जो पास होने पर 106th अमेंडमेंट एक्ट हो गया, क्योंकि बीच के उतने बिल या तो पेंडिंग है या मतलब लटके हुए ही हैं, बिल्कुल रिजेक्ट तो होता नहीं अमेंडमेंट बिल, या रिजेक्ट हो गए होंगे डेडलॉक की कंडीशन में। ये भी होता है, आपको पता है कि दोनों हाउसेज में अगर सहमति नहीं बनती है, क्योंकि दोनों हाउस में अलग अलग उसको मेजॉरिटी से पास करना होता है, अगर वैसे में एक हाउस उसको ब्लॉक करता है तो वो बिल रिजेक्ट हो जाता है सीधे सीधे, क्योंकि और दूसरा कोई मैकेनिज्म है नहीं अमेंडमेंट। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये 39th बिल होगा, लेकिन जो पास होके 38th अमेंडमेंट एक्ट हो गया। ऊपर भी जैसे दिया हुआ है कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस अपेंडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन 39th अमेंडमेंट बिल विच वॉज इनेक्टेड एज, देखिए लिख दिया है ऊपर साफ साफ में, विच वॉज इनेक्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975। देखे ना, फिर से पढ़ दें। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस अपेंडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन 39th अमेंडमेंट बिल 1975 which was enacted as the Constitution 38th Amendment Act 1975। क्लियर, इन्होंने फर्स्ट ही लिख के कर दिया है। The Constitution 39th Amendment Bill 1975 seeks to amend Articles 123 क्या है, तो मैंने बताया था 123 जो है प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने का पावर दिया गया है। 1, 2, 3 सिंपल है, याद रखना। 213 उसको उलट दीजिए तो वो गवर्नर का है, आगे बताया भी गया है। फिर 239B है जहाँ की आगे है यूनियन टेरिटरी से जुड़ा हुआ है। 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी है। 356 जो है जो कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट और प्रेसिडेंट्स रूल है। और 359 और 360 तो हो गया आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, और 359 उसी से जुड़ा हुआ है फोर्सेस वगैरह भेजने का स्टेट में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, यहाँ नंबर 2 देखिए, आर्टिकल 123 दे दिया है एक एक करके सबके बारे में। एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन if he is satisfied that circumstances exist rendering it necessary to take immediate action। तो आर्टिकल 123 जो है वो राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि जब संसद के दोनों सदन, बोथ द हाउसेज आर नॉट इन सेशन, उनका सत्र नहीं चल रहा है और ये ज़रूरी हो गया है, ऐसे हालात हैं कि तुरंत कोई कार्रवाई करने की, कोई कानून बनाने की बिल्कुल आवश्यकता है, ज़रूरत है, नेसेसिटी है,
तो ऐसे हालात में वो ऑर्डिनेंस के द्वारा जो है, सिर्फ उसके आदेश के द्वारा वो कानून देश में लागू हो जाएगा। दैट पावर हैज़ बीन गिवन इन आर्टिकल 123। Corresponding powers have been conferred by Constitution on the governor under Article 213। और इसी तरह की शक्तियां जो है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के लिए जो है गवर्नर को दिया गया है अंडर आर्टिकल 213। 123 में प्रेसिडेंट को है ऑर्डिनेंस का पावर, 213 में स्टेट के लिए गवर्नर को पावर है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो समय कोई सेशन में नहीं है और गवर्नर ऐसे को लगता है कि ऐसे हालात हैं कि हमें कोई नया कोई कानून, कोई आदेश, हाँ, गवर्नर रूल नहीं होगा, गवर्नर के आदेश वो कानून बन जाएगा। ऑर्डिनेंस पास करने पे वो कानून बन जाएगा। ऑर्डिनेंस क्या होता है, भूल गए, भूल जा रहे हैं जी। ऑर्डिनेंस, व्हाट इज ऑर्डिनेंस? बताए थे कि मेरा वचन ही शासन है। प्रेसिडेंट का जिसका वचन जब शासन होता है उसी को ऑर्डिनेंस कहते हैं। मैं इतने अच्छे से आपको बताया था कि जब वचन शासन हो जाए, जो उसने आदेश दिया वही कानून हो जाएगा उस समय, दैट इज ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट का है तो वो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है, गवर्नर के द्वारा है तो स्टेट में गवर्नर का ऑर्डिनेंस है। जिस समय हाउस सेशन में नहीं हो, क्योंकि कानून कहाँ बनते हैं, लेजिस्लेचर में बनता है, हाउस में बनता है। लेजिस्लेचर सेशन में ही नहीं है तो कैसे कानून बनेगा? लेकिन अभी ज़रूरत है, ऐसे हालात हो गए हैं कि कोई कानून जो है तुरंत लागू करना है, तो ऐसे समय के लिए स्टेट में गवर्नर को और देश के लिए प्रेसिडेंट को पावर दिए गए हैं, उसको हम ऑर्डिनेंस पावर कहते हैं। तो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट, प्रोमलगेट मीन्स जारी करना, लागू करना। ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने का पावर पूरे देश के लिए प्रेसिडेंट को दिया गया है। प्रेसिडेंट जो ऑर्डर करेगा वो पूरे देश में उस समय कानून की तरह लागू हो जाएगा। इट विल हैव सेम इफेक्ट एज एनी लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट अनटिल द इट एक्सपायर्स, जब तक वो खत्म ना हो जाए या विड्रॉ ना कर लिया जाए या हटा दिया जाए, तब तक के लिए वो कानून। तो मैंने बताया था आपको इतने अच्छे से कि जब वचन शासन होता है दैट इज ऑर्डिनेंस। उसी तरह स्टेट में अगर लेजिस्लेचर, स्टेट की जो है असेंबली वगैरह या काउंसिल जो भी है वहाँ, वो हाउस सेशन में नहीं है और वहाँ कोई कानून तुरंत लागू करना है, तो वो गवर्नर के आदेश से अंडर आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस इशू करेंगे और ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने से वो तुरंत कानून के रूप में तुरंत लागू हो जाएगा। कोई हाउस में अभी जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं, सीधे गवर्नर ने प्रोमलगेट किया ऑर्डिनेंस और वो कानून की तरह पूरे राज्य में लागू हो जाएगा जब तक कि वो खत्म न हो जाए, हटा न जाए। ये सब दखल देता है, बात करता है कि किस में? नहीं, दिस पावर इज सोनली टू द गवर्नर। हाँ, दखल जो आप कह रहे हैं इशू करवाने के लिए, तो वो अलग बात है, उसी को हम यहाँ आज समझना है। इस अमेंडमेंट में वही किया गया था कि प्रेसिडेंट कब ये इमरजेंसी, ये मतलब प्रोमलगेट करेगा ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो और प्रेसिडेंट को जहाँ है आपको पता है कि बाइंड कर दिया गया है कि जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा वैसा ही उसको करना है, ठीक है। तो वो जो है आपके प्रेसिडेंट बंध गए हैं, गवर्नर भी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बंधे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है कि भाई नेचुरल बात है कि कोई कानून बनवाना है तो सरकार को, गवर्नर तो एक्टिव वो है नहीं, तो सरकार को ही ना फील होगा कि भाई ये कानून हमें लाना है राज्य में, तो वो गवर्नर को कहते हैं कि भाई ये आप ऑर्डिनेंस इशू कर दीजिए, गवर्नर कर देते हैं। हाँ, ठीक है। देखेंगे यहाँ क्या चेंजेस किए गए थे, समझेंगे। तो आप पहले ये समझ गए कि दोनों में क्या है, आर्टिकल 123 और 213 में ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर को। और उसी तरह एक और आर्टिकल है, सिमिलर पावर्स हैव बीन कॉन्फर्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर अंडर आर्टिकल 239B व्हेन द लेजिस्लेचर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी इज नॉट इन सेशन। उसी तरह अगर कोई यूनियन टेरिटरी की बात है तो यूनियन टेरिटरी में आपको पता है कि प्रेसिडेंट का डायरेक्ट रूल चलता है थ्रू अ एडमिनिस्ट्रेटर, एक ऑफिसर वहाँ अपॉइंट होता है जो उसके पूरा सरकार के लिए जिम्मेदार होता है वहाँ के, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं,
डीएमएसपी तो हैं, लेकिन वहाँ उसका नाम पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो उस यूनियन टेरिटरी का हेड होता है, समझ गए। जैसे कोई यूनियन टेरिटरी है, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, यहाँ असेंबली है, बाकी जगह असेंबली नहीं है, तो वहाँ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है, जो वहाँ का सारा राजकाज चलाते हैं। दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटर की जगह कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। वहाँ सीएम भी अपॉइंट होते हैं, क्योंकि असेंबली है, इलेक्शंस होते हैं। उसी तरह असेंबली है यहाँ आपके क्या बोलते हैं पुडुचेरी में, लेकिन वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ही वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है। तो वहाँ वो जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पावर है अंडर आर्टिकल 239B कि वहाँ पर वो कोई ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। हाँ, जितने भी यूटीज हैं वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ बड़े यूनियन टेरिटरीज में दिए गए हैं जहाँ की असेंबली वहाँ है। हाँ, तो वैसे ही वो गवर्नर टाइप का छोटा गवर्नर हुआ एक तरह से, वो पोस्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, जो डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट से। हाँ हाँ हाँ, वो यूटी का गवर्नर समझ लीजिए, उसको एक खास नाम दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनको ये पावर है अंडर आर्टिकल 239B कि वहाँ पर वो अपने यूटी में अपने आदेश से कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑर्डिनेंस के लिए है, पूरे देश के लिए है। प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 हाँ हाँ तो उस पे भी प्रेसिडेंट से पूछता उसका। हाँ, तो नेचुरल बात है, प्रेसिडेंट से पूछेगा नहीं, प्रेसिडेंट उसको बोलेंगे, प्रेसिडेंट ही का ना रूल चला रहा है वो, अपने से मनमानी कर नहीं कर सकता भाई मनमानी। अब वो तो आपस में है कि प्रेसिडेंट उसको छूट दिए हुए हैं कि हाँ भाई आप कर सकते हैं, तो कर देगा अपने से। हाँ, वो आपस में कोऑर्डिनेशन पर है कि आप कैसे कीजिए, ठीक है। तो ये तीनों जो है ऑर्डिनेंस इशू करने के पावर्स हैं, 1, 2, 3, 213 और 239B, ठीक है। देखिए भूलना नहीं, सब आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3 प्रेसिडेंट, हाँ ये हल्का सा फिगर 213 पे हो हाँ, गया गवर्नर, और 239 का बी में। हाँ, देखिए 1, 2, 3 हुआ, 1, 2, 3 तो याद हो फिर 2 आगे आ गया, 2, 1, 3 हो गया, अब फिर 2, 3 और 3 का 3 टाइम 2, 3, 9 नहीं याद हो गया B, ठीक है। तो ये हो गया। ऑर्डिनेंस। हाँ, देखिए ऑन द प्लेन लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल्स 1, 2, 3, 213 एंड 239B, there is no doubt that the satisfaction mentioned in those articles is subjective satisfaction and that it is not justiciable। अब जो हम उन आर्टिकल्स के डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इन आर्टिकल्स में, तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि when the president is satisfied, when the president is so satisfied, मतलब वो उसको ये ऐसा विश्वास है कि ऐसे हालात हैं कि ये ऑर्डिनेंस इशू किया जाए, ठीक है। उसी तरह का वर्ड यूज किया गया गवर्नर में भी, ठीक है। दिखा दें, देखिए देखिए सीधे, अच्छा पहले हम लोग 123 में जाना था। देखिए, तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं आर्टिकल 1, 2, 3 क्या लिखा हुआ है, इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन, मतलब ऐसे समय जबकि दोनों पार्लियामेंट के हाउस सेशन में नहीं है, तभी पार्लियामेंट सेशन में रहेंगे तब नहीं, कोई भी हाउस अगर सेशन में है तब नहीं, क्योंकि हाउस से वो लॉ पास हो सकता है। तो अगर बोथ हाउसेज आर नॉट इन सेशन, द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, देखिए वर्ड यहाँ क्या लिखा है, इज सेटिस्फाइड
that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinance as the circumstance appear to him to require. ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, हाँ, तो भाई दोनों में से एक, जैसे कि राज्यसभा अगर एक रहेगा तो राज्यसभा का सेशन तो कभी भी हो ही जाता है क्योंकि कंटिन्यूअस हाउस है, तो रहेगा। लोकसभा का सेशन होगा तो भाई उस समय जो है कानून तो वहाँ ही पास हो जाएगा ना, बिल लाके। जब दोनों हाउस सेशन में नहीं है, लोकसभा का तो अलग मैटर है, राज्यसभा का ठीक है, क्योंकि एक हाउस में भी खाली नहीं होगा, एक हाउस में नहीं ना होगा खाली, दोनों हाउस अगर सेशन में नहीं है, अगर दोनों हाउस सेशन में है तब तो नेचुरल बिल हो जाएगा, पास हो जाएगा। एक सेशन में है, एक सेशन में नहीं है, नहीं तो कैसे होगा। हाँ, हाँ, तो वही लिखा है कि एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, जब दोनों ही सेशन में है, ऐसे समय को छोड़ के कभी भी प्रेसिडेंट को लगता है, इफ ही इज सेटिस्फाइड, देखिए यहाँ सेटिस्फाइड वर्ड, सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेज एग्जिस्ट, ऐसे हालात हैं, विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम, जो उसको जरूरी कर देते हैं, ऐसा कोई इमीडिएट, रेंडर मतलब कर देना, बना देना, तो ऐसा उसके लिए जरूरी बना देते हैं कि जो कोई इमीडिएट तुरंत कार्रवाई किया जाए। ही मे प्रोमलगेट सच ऑर्डिनेंस एज इज रिक्वायर्ड। तो यहां हमने देखा सेटिस्फाई वर्ड का हम बताना चाह रहे थे कि यहां अब वो क्या लिख रहे हैं सेटिस्फाई में, कि यहां जो सेटिस्फाई वर्ड यूज किया गया है वो बेसिकली सब्जेक्टिव है। ठीक है, यहां क्या लिखा है देखिए, अब ऑन द प्लेन लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल्स, देखिए ऑन द प्लेन लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल्स 123, 213 एंड 239B, तो हमने 123 का देखा, इसी तरह 213 में गवर्नर के लिए लिखा हुआ है सेटिस्फाई, और इसी तरह 239B के लिए लिखा हुआ है। तो देयर इज नो डाउट दैट द सेटिस्फैक्शन मेंशन्ड इन दोज आर्टिकल्स इज सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन, क्योंकि सेटिस्फैक्शन जो है आप कैसे पता करिएगा कि सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, उसको वो अंदर से सेटिस्फाइड है कि नहीं। ये सेटिस्फैक्शन मेजर करने का कोई स्केल तो है नहीं कि मार्क्स दिया जा सके कि कितना सेटिस्फाइड है, समझ गए ना, दिस इज सब्जेक्टिव। जैसे आपके पेपर चेक होते हैं, रिटर्न पेपर, तो उसमें अब उसने किस हालात पे कितना मार्क्स दिया उसका कोई स्केल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर इसमें आप हमको 10 में 9 ही क्यों दिए, 8 ही क्यों दिए, 9 क्यों नहीं दिए, या 6 क्यों दे दिए, 5 क्यों दिए, 6 क्यों नहीं दिए, 7 क्यों नहीं दिए। वो भाई उनको लगा उतना दिया, अब उसको वो क्यों दिया, किस तरह से मेजर करके दिया, इसका कोई वो नहीं है, कोई ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है तरीका। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेदर प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड और नॉट, इसको मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, इट इज सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है, वहां पर आप कर सकते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन आपको क्वेश्चन पूछते हैं केबीसी में, तो वहां 4 ऑप्शन देते हैं, ए, बी, सी और डी। वो 4 में से आपको एक बताना रहता है और उसी के हालात पर आप सही या गलत डिक्लेयर हो जाते हैं कि हाँ वेदर यू आर करेक्ट और यू आर रॉन्ग। लेकिन रिटर्न आंसर कभी सही या गलत नहीं होते, वो ऐसा नहीं कि दिस आंसर इज करेक्ट एंड दिस आंसर इज रॉन्ग। रिटर्न आंसर ये हो सकता है कि हाँ इट इज गुड और बैड, क्वालिटी उसका हो सकता है कि हाँ कोई बहुत फालतू आंसर लिखा है, कोई बहुत बेहतरीन आंसर लिखा है, वो राइट और रॉन्ग नहीं होते। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन एंड दस इट इज नॉट जस्टिसिएबल। तो उसको लेके कोई कानून कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, हाँ, कि आप वहां पर उसको कोर्ट में ले जाके जस्टिस उससे नहीं कर सकते हैं कि भाई ये इनका सेटिस्फैक्शन था कि नहीं, मेजर किया जाए, पूछा जाए कितना सेटिस्फाई, ऐसा कोई भी। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया है इसलिए कि जो सेटिस्फैक्शन है दैट इज सब्जेक्टिव। कभी आपसे कोई बोले, इतनी बातें बता रहा हूँ ध्यान सुनिए, कि कभी कोई बोले आपसे, कभी इंटरव्यू में डिस्कशन हो या कहीं आपको मेंस में लिखना हो या कहीं कोई भी बात हो, कि तो इस पे समझना है कि सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है,
जिसको कि आप कोई ABCD चॉइस में नहीं कर सकते या मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और ये हम पढ़ रहे हैं कब, 39th अमेंडमेंट बिल की बात पढ़ रहे हैं। उसके बाद से इसमें बहुत सारे और इसमें आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए हैं, समझ गए ना, सुप्रीम कोर्ट के। हाँ, सेटिस्फैक्शन वर्ड पे आया है बाद में, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि ये 39th अमेंडमेंट बिल में जो है वो कहा गया कि ये सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। खास करके आगे देखेंगे हम लोग, इसको समझेंगे। देयर इज नो डाउट दैट दिस वाज आल्सो द इंटेंशन ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये यही जो है संविधान बनाने वालों की सोच भी थी, ये हमें ऐसा लग रहा है, इस बिल में ऐसा लिखा गया है। However, litigation is pending involving the justificability of this issue and contentions are being raised that the issue is subject to judicial scrutiny। देखिए अब ये भी लिख दिया है कि ऑलरेडी केस पेंडिंग है। हाँ, जुडिशरी में एक केस कुछ लोग किसी ने किया हुआ है इस इशू पर कि जस्टिफिकेबिलिटी ऑफ दिस इशू, कि वेदर ये इशू जो है ये कोर्ट इसकी जांच कर सकता है कि नहीं, कि वेदर ही वाज जस्टिफाइड, ही वाज सेटिस्फाइड और नॉट। कोई भी कर सकता है, क्यों, आप भारत देश के नागरिक नहीं हैं? आप भारत देश के नागरिक हैं कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं, आप उस बात को उठा सकते हैं, आप जाके पार्लियामेंट में उठा सकते हैं, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में उठा सकते हैं, क्यों नहीं उठा सकते? भारत के आप 32 नहीं यूज करिएगा, उसमें दूसरा आर्टिकल यूज होगा। आप भारत के नागरिक हैं, आप पर कोई कानून लागू हो रहा है, आप उस कानून से बंध रहे हैं ना जी, तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप उस कानून के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठा सकते हैं? या आप कानून से सेटिस्फाइड नहीं है कि नहीं और बेहतर कानून होना चाहिए, क्यों नहीं आवाज उठा सकते हैं? मुझ पर कोई चीज बंधन लागू होता है तो मैं उसके खिलाफ बोल नहीं सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, तो वैसे आप भी जाए, वो भी आदमी ही ना है जी, कि दूसरे जगह पैदा होके आया था। जैसे वो आदमी है जो केस कर रहे हैं, वैसे ही आप आदमी हैं, वैसे कोई भी सिटीजन है इस देश का, इसी से जुड़ा हुआ रहे भाई। कानून हम पर ही ना लागू करेंगे, प्रेसिडेंट मेरी छाती पे मूंग दलेंगे और किसकी छाती पे मूंग दलेंगे? वो प्रेसिडेंट बैठे हुए हमारे ही माथा पर ना, वो प्रेसिडेंट किसके सिर पर बैठे हुए हैं? हम ही लोग के सिर पर ना बैठे हुए हैं, नहीं तो उनका क्या प्रेसिडेंट है? वो प्रेसिडेंट है नाइजीरिया वाले के लिए, उसका क्या मतलब है? वो कहेगा आम आदमी है सड़क पर चलने वाला, मेरे लिए, तुम्हारे लिए प्रेसिडेंट है वो। भाई नाइजीरिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड का रहने वाला, उसके लिए कौन वो आदमी है? कोई नहीं है। हमारे ही सिर पर न बैठा दिया गया है, हम सबके सिर पे, कि भाई ये आपके ऊपर बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं देश के, तो मेरे सिर पर बैठे हुए हैं, हम पर कानून चला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे कि हाँ हमको ये कानून नहीं पसंद है, ये कानून में सुधार होना चाहिए? क्योंकि मुझे ही ना फेस करना है, कल को मुझे ही पालन करना पड़ेगा वो कानून। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते हैं? मेरा अधिकार वो छीनेंगे, मुझ पर गलत कानून ला देंगे, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट की मुझ पर एक गलत कानून लादा जा, मुझ पर और करोड़ों भारतीयों पर, मेरी तरह सबको ये गलत कानून सहना पड़ेगा। हम नहीं, हम ये हमारा ये अधिकार का वायलेशन है, या जो भी हम उसमें कारण बताएंगे। अरे कोई भी फंडामेंटल राइट से नहीं हो रहा है, तब भी कोई गलत काम करेगा, इलीगल काम करेगा, कोई जबरदस्ती हमको कोड़ा मारेगा, कोई मेरी आजादी छीन लेगा? सिटीजन की यही तो ताकत है, वो शासन करने वाले हैं और हम पर शासन करने वाले हैं, तो हम क्यों नहीं आवाज, हमें आवाज दिया गया है, हम किसी मुद्दे पर खुल के जाके बोले तो, कि नेहरू जी के घर पर जाके एक औरत 100 गाली दे रही थी, नेहरू बाहर आए, बोले क्या बात है, क्या शिकायत है तुमको? बोले ऐसा ऐसा तुम्हारी सरकार हमको ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, तुम बोला था इतना, तुम प्रॉमिस किया था, ये किया था, वो किया था, कहाँ है डेमोक्रेसी, कहाँ है? तो बोले कि देखो तुम हमसे खुश नहीं हो, हम मेरे घर पर आके तुम हमको गाली दे रही हो, यही है डेमोक्रेसी?
हम सुन रहे हैं तुम्हारी बात को। तानाशाही रहता तो कुछ का कुछ होता। अभी तानाशाही रहता तो तुमको हिम्मत था कि बोलती आके? नहीं, डेमोक्रेसी यही है कि तुम मेरे घर आके हमको गाली दे रही हो कि ऐसा क्यों। तो हाँ बिल्कुल समझी, क्यों नहीं समझी, और नेहरू जी भी समझे उस बात की शिकायत को। तो यही तो समझने की बात है कि ये व्यवस्था हमारे ही लिए है, हम जो इस देश के नागरिक हैं, जो आम इंसान हैं, क्योंकि हमारे लिए तो सारा ही तामझाम है। ये मोदी किसके लिए प्रधानमंत्री बना हुआ है? नेपाल वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए, कि हम लोग के लिए बना हुआ है? हम ही पर कानून चलाने के लिए, हमारे ही जो मेहनत के पैसे हैं उसको टैक्स के रूप में लेके उसको सब ये लोग करता है। अभी दूध का दाम 2 रुपया एक साल से बढ़ा रहा है, तो इस पे भी हम जाके केस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आम आदमी को तो मालूम नहीं कि सब क्या होता है, कैसे किया नहीं, जिसको जो समझदार है उसको सब मालूम है, जो नासमझ है उसको नहीं मालूम है। जिसको करना पड़ रहा है, जिसको झेलना पड़ रहा है, कैसे उसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है। आप अभी जुड़े नहीं उस चीज से, इसलिए आपको फील हो रहा है। भाई सबको मालूम, क्योंकि उसको फेस करना पड़ रहा है। जिसको दूध का दाम नहीं मिल रहा है, उसको महंगा पड़ रहा है, बेचारा उसका रोजी रोटी जा रहा है, उसमें घाटा लग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे दूध बेच रहे हैं। तो नेचुरल दूध का दाम बढ़ाना पड़ेगा। या जिसको देना पड़ रहा है जेब से, भाई महंगा पड़ रहा है कि भाई 2 रुपया हम और हमको देना पड़ेगा, क्यों दे हम? इतनी महंगाई है, ऊपर से रोजगार का साधन नहीं है, हर जगह हालत खराब है, 2 रुपया और हम क्यों देंगे बढ़ा के? तो लोग यही ना प्रोटेस्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं, जुलूस निकालते हैं, मोर्चा निकालते हैं, सब चीज होता है। यही समझिए, यही समझने का है ना कि यही है पॉलिटिक्स। तो पार्टियों के माध्यम से लोग विरोध करते हैं कि हाँ ये महंगाई बढ़ाना गलत है। कैसे नहीं? जिसको करना पड़ रहा है उसको मोदी दूध बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, कि हम लोग को दूध बेचना और खरीदना पड़ रहा है? मुझे महंगा खरीदना पड़ रहा है, मोदी मुझे पैसा देंगे उसके लिए? हमको ना फेस करना पड़ रहा है जी। अल्टीमेटली सब चीज मेरे लिए हो रहा है। कानून किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए लागू होता है। मंत्रियों ये सब वीआईपी पर होता है कानून लागू, लोग कोई फर्क नहीं। कोई ट्रैफिक कानून उन लोग के लिए नहीं होता है। वो लोग कोई करेगा सब उधर ताकेगा, ऑफिसर कोई बात नहीं, जाइए 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 जाइए। और आम आदमी जाइए तो जबरदस्ती का कानून लगाने लगेगा जो है। हाँ, तो फिर जब हम ही पर सब चीज तो हम ही से चल रहा है। अभी वही ना जाति जनगणना की बात उठी हुई है। भाई सब पार्टियों को समझ में आ गया, बोल दिए कि भाई जिसकी जितनी है उसका उसको उतना वैसे मिलना चाहिए। आपको वोट का राइट दिया गया है, वोट करिए। तो देखिए यहां कहा जा रहा है कि हाउएवर लिटिगेशन इज पेंडिंग इन्वॉल्विंग द जस्टिफिकेबिलिटी ऑफ दिस इशू, कि इस अभी कोर्ट में केस चल रहा है कि क्या इस चीज को कोर्ट में हम ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं। एंड द इशू इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी, कंटेंशंस आर बीइंग रेज्ड। और ऐसे मतलब कि उठाए जा रहे हैं बातें, ऐसे विचार ऐसे उठाए जा रहे हैं कि मतलब ये भी जो है जुडिशरी का इसकी जांच कर सकती है। तो यहां आगे लिख रहा है, टू प्लेस द मैटर बियॉन्ड डाउट इट इज प्रोपोज्ड टू प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर shall be final and conclusive and shall not be questioned in any court on any ground। तो यहां यही कहा जा रहा है कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से ये क्लियर करने की कोशिश की जा रही है कि जो राष्ट्रपति हैं या गवर्नर हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका जो सेटिस्फैक्शन होगा, यानी जो वो सेटिस्फाइड है, वो फाइनल होगा और कंक्लूसिव होगा, वो अपने आप में पूरा होगा उसको लागू करने के लिए। उसको कहीं भी किसी बात पर किसी कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसी को चैलेंज किया था लोगों ने कोर्ट में, लिखा ना ऊपर कि इट इज पेंडिंग। तो उसी को क्लियर और नकारने के लिए कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। भाई आर्टिकल के आधार पर चैलेंज कर रहे थे ना, कोर्ट में गए हुए थे, तो आर्टिकल को अमेंड कर रहे हैं कि भाई जो है इसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है किसी कोर्ट में उसके सेटिस्फैक्शन। हाँ, ऑर्डर
उन्हीं लोग के पक्ष में नहीं है, फिर आप अभी पेंडिंग था, तब इस बीच में अमेंडमेंट पास कर दिया गया है, उसका फेल हो गया सुप्रीम कोर्ट का केस ले जाना। हाँ, तो ये समझ गए। अच्छा, वो जब सुप्रीम कोर्ट में जब केस हुआ था तो उसी समय उन लोग ये का बिल amendment लाया पास गया, किया हाँ, ये देखे ना कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देगा तो वो लागू हो जाएगा। तो उससे पहले ही उससे पहले ये लोग कानूनी संविधान ही बदल दिए कि उसमें लिख दिए क्लियरली कि किसी भी उस पर वो कोर्ट में नहीं जा पाएगा, तो उनका केस ही खत्म हो जाएगा। थर्ड में क्लॉज में देखिए क्या लिखा है, आर्टिकल 352। अब 352 पर आ गया। 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 empowers the president to declare emergency if he is satisfied that the security of India or any part of it is threatened by war, external aggression or internal disturbance। ठीक है, तो चाहे वॉर हो, युद्ध हो जाए, या एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई देश हम पर अटैक कर दे, या इंटरनल डिस्टर्बेंस, या अंदर ही अंदर कुछ देश में गड़बड़ी हो जाए, तो ऐसे हालात में राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है देश के चाहे पूरे या किसी भी हिस्से में। ये हो गया 352। आर्टिकल 356 empowers the president to assume to himself the functions of the government of state if the constitutional machinery in any state fails and the government in the state cannot be carried on। स्टेट मतलब स्टेट सरकार, हाँ, राज्य सरकार। आर्टिकल 356 कहता है कि किसी राज्य में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बनाया गया व्यवस्था है वो फेल हो जाए, वो काम नहीं, या वहाँ पर संविधान के हिसाब से सरकार चलाना इम्पॉसिबल हो जाए, नहीं हो सकता है, ऐसे हालात में राष्ट्रपति जो है उस राज्य का पूरा सरकार का जिम्मा अपने हाथ में ले सकता है, यानी डायरेक्टली। पार्टिकुलर स्टेट पे 356। हाँ हाँ, ठीक है, 52 पूरा वो इंडिया देश के में। लिए। हाँ, तो इससे लेकिन प्रेसिडेंट को बांध दिया गया है ना, तो मजबूरी अभी आगे समझेंगे, पहले अभी उस समय का समझिए, 75 की बात हम लोग कर रहे हैं, वो बाद में बंधे हैं। ठीक है, 75 में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, समझिए, अभी हम पुराने समय में हैं, तो वहाँ पर ये अभी अमेंडमेंट किया जा रहा है। लाइकवाइज आर्टिकल 360 empowers the president to declare financial emergency। अभी समझिए कि इंदिरा गांधी वहाँ बिल लाई हुई हैं और हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो लाइकवाइज आर्टिकल 360 empowers the president to declare financial emergency if he is satisfied that the financial stability of India is threatened। उसी तरह आर्टिकल 360 जो है वो राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि अगर वो सेटिस्फाइड है, उन्हें विश्वास है कि देश के जो आर्थिक हालात गड़बड़ हैं, आर्थिक स्थिरता नहीं है, उसको चुनौती दी जा रही है, तो ऐसे में वो फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से वो इमरजेंसी आपातकाल घोषित कर सकते हैं। यानी हाँ, वैसे हालात में वो कुछ भी कर सकते हैं पैसे से जुड़ा हुआ, ताकि देश को चलाया जा सके। हाँ, हेयर अगेन, लेकिन यहाँ भी है कुछ चीजें हैं। हेयर अगेन द इशू रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन इज ऑन द फेस ऑफ आर्टिकल्स क्लियरली नॉट जस्टिसिएबल। तो यहाँ भी जो है इसको हम जो है प्रेसिडेंट को ही दिया गया है कि वो सेटिस्फाइड, इसको जो है कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट उसकी जांच नहीं कर सकता। हाउएवर, as the validity of the proclamation issued under Article 352 has been challenged in several proceedings, and as litigation of this nature involves waste of public time and money, it is proposed to amend these 3 articles so as to make the satisfaction of the President final and conclusive and not justiciable on any ground। तो यहाँ लिखा गया है कि कई बार ये आर्टिकल 352 पर कोर्ट में केस भी किया गया है, तो इसीलिए 352, 356 और 360 इसमें जो, क्योंकि अननेसेसरी इसमें अगर केस मुकदमा होता है
तो उसमें जनता का, देश का समय बर्बाद होता है और पैसा बर्बाद होता है। इसलिए ये सुविधा के लिए किया जा रहा है कि इन तीनों आर्टिकल में ये साफ साफ स्पष्ट कर दिया जा रहा है इस अमेंडमेंट के माध्यम से कि इन तीनों आर्टिकल्स में जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है वो फाइनल होगा और कंक्लूसिव होगा, यानी सिर्फ उसी के आधार पर लगाया जा सकेगा और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। और इस जो है सेटिस्फैक्शन को कहीं भी किसी कोर्ट में किसी ग्राउंड पर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल ऑन एनी ग्राउंड। तो ये तीनों आर्टिकल को लेके क्लियर कर दिया इन्होंने, 352, 360 और 356। तो ये तीनों जो है, जो कि आपका नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ये तीनों पर क्लियर हो गया अमेंडमेंट में। तो हमने 6 आर्टिकल का देख लिया। पहले था 123, 213 और 239B, उसके बाद 352, 356 और 360, ठीक है। हाँ, नाउ इन एडिशन टू आर्टिकल 352, contentions have been raised in certain writ petitions that while the original proclamation of emergency is in operation, no further proclamation of emergency could be made thereunder, ठीक है। thereunder उसके देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि आर्टिकल 352 के अलावा ऐसे भी जो है मतलब उठाए जा रहे हैं, विचार उठाए लोगों के द्वारा, ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि मतलब कुछ रिट पिटिशंस में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट पिटिशन के लिए गया है केस, कि जब एक प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का चल रहा है, लागू है, तो इमरजेंसी से जुड़ा हुआ कोई और प्रोक्लेमेशन उस समय नहीं इशू किया जा सकता है। जब एक तरह का, जैसे आप नेशनल इमरजेंसी लगाए हो और उसी समय आप कहें कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा दे, हाँ, तो ऐसा कहा जा रहा है लोगों के द्वारा, ये कह रहा है। कंटेंशंस हैव बीन रेज्ड, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा दे नेशनल के साथ। हाँ, तो इन ऑर्डर टू प्लेस द मैटर बियॉन्ड डाउट, it is proposed to make it clear in Article 352 that the President may issue different proclamations on different grounds, whether or not there is a proclamation already in existence and in operation. तो यहाँ कहा जा रहा है कि इसलिए मामले को राफ साफ करने के लिए सीधे कह दिया जा रहा है कि आर्टिकल 352 के अंडर में जो प्रेसिडेंट हैं वो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं, चाहे पहले से कोई इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए हमने इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर देश में लगाया हुआ है, और उसी समय मौका देख के पाकिस्तान हम पे अटैक कर दे, फिर हाँ, या पाकिस्तान से पहले से युद्ध चल रहा है, नेशनल इमरजेंसी उसके कारण, वार के कारण डिक्लेयर्ड है, और देश में भी लोग गड़बड़ करना शुरू कर दें, हाँ, तो यही यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से कोई इमरजेंसी अगर लागू है तो उस समय दूसरी तरह का इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन नहीं दिया जा सकता है। अलग अलग ग्राउंड पर प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं। कहीं मान लीजिए पाकिस्तान से लड़ाई चल रहा है उधर पंजाब बॉर्डर पर, तो पंजाब में जो है उस समय वो वार के कारण लगा सकते हैं, ठीक है। कहीं चाइना ने अटैक कर दिया है अरुणाचल पे, तो वहाँ एक्सटर्नल एग्रेशन के तहत लगा सकते हैं। और कहीं इंडिया में या साउथ में या नॉर्थ के स्टेट्स में अगर पार्टियों ने, लोगों ने विद्रोह कर दिया है, तो वहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण भी लगा सकते हैं उसी समय। आर्टिकल 352 352 तो ऑल ओवर इंडिया पे है। ये देखिए, नहीं समझे हैं, ऑल ओवर इंडिया या उसके एक गांव में भी लगा सकते हैं भाई, वो देश में कहीं भी या पूरे देश में, पूरे देश के किसी भी हिस्से में वो लगाया जा सकता है, चाहे वो थोड़े से हिस्से में लगे या पूरे देश में लगे।
356 तो सीधे सीधे स्टेट में लगेगा, किसी स्टेट में। किसी स्टेट के भी कोई पार्टिकुलर नहीं, स्टेट के अंदर कोई ये नहीं, स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का ना है, तो पूरा वो स्टेट गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल प्रेसिडेंट के पास चला जाता है उस स्टेट का, वो हिस्से उससे में नहीं होता है। आर्टिकल ये नहीं होगा कि पटना में जो है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट ले लेता है ना अपने हाथ में, तो ऐसा थोड़े होगा कि बाकी बिहार में स्टेट गवर्नमेंट चलेगा और पटना के बेउर में खाली राष्ट्रपति का चलेगा, ऐसा नहीं। 56 में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का पूरा पावर राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता तो राष्ट्रपति जो जैसे बोलेगा उस तरह से स्टेट गवर्नमेंट है। हाँ बिल्कुल, जैसे उस समय तक चीफ मिनिस्टर डिसाइड कर रहे होते हैं, वो आगे से राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कोई मामला। हाँ, हेड ऑफ स्टेट नहीं, ऐसा भी हेड ऑफ स्टेट है, वो तो है, लेकिन रियल में यहाँ हो जाता है, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे पूरा वैसे खाली नाम के हैं। पावर आ जाएगा। 52 में 56 में फर्क है बहुत। उसको उसी में डाल लीजिएगा कवर हम में, हाँ जाने समय डाल रख लीजिएगा। 52 में और 56 में बहुत फर्क है सर। बिल्कुल फर्क है। जमीन आसमान का 52 जो है वो देश के लिए है, और वो में क्या- देश के कहीं किसी भी हिस्से में, हाँ, जैसे वो बिहार के गांव में भी लागू हो सकता है 52 के तहत। डिस्ट्रिक्ट में भी लागू तो 52 के तहत देखिए, समझिए यहाँ पे ये हो सकता है कि 52 के तहत अगर बेउर में वो लगा दिए नेशनल इमरजेंसी, तो बेउर का कंट्रोल प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। एक शहर के पार्टिकुलर वार्ड पे भी लग सकता हाँ, किसी भी एरिया में, एनी पार्ट देयर ऑफ लिख दिया है है। ना, एक किलोमीटर के भी अंदर किसी भी एरिया में समझ गए। लगाया जा सकता है। तो वहां पर क्या होगा, देखिए समझिए कि मान लीजिए बेउर में लगा दिया, तो बेउर में जो है, बेउर का एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर में हो जाएगा, और बाकी पूरा बिहार का एरिया यहीं के गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। समझ गए। इसमें दोनों में बहुत स्टेट गवर्नमेंट का रूल यहाँ बेउर में नहीं लागू होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी नियम यहाँ पर नहीं लागू, सब सेंटर का नियम लागू होगा, सेंटर का आदेश लागू होगा, ठीक है। लेकिन 356 में होता है कि स्टेट का गवर्नमेंट ही इनइफेक्टिव हो जाता है, और वहाँ पूरा स्टेट का कंट्रोल जो है राष्ट्रपति के पास, पूरे स्टेट का। यहाँ जो है कि भाई अब जैसे पंजाब में सरकार है किसी की, उसके बावजूद वहाँ किसी एरिया में लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ये सारा क्लियर हो गया। नाउ आगे है 5th में, देखिए 239B 52 56 60 तक क्लियर हो गया। देखिए 5th अब कहता है कि व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक एन ऑर्डर सस्पेंडिंग द राइट to move any court for the enforcement of such of the rights conferred by part 3 as may be mentioned in that order। देखिए यहां समझिएगा इस आर्टिकल को, अगर कह रहा है कि 352 के अंडर में इमरजेंसी अगर कहीं लागू है, ठीक है, इमरजेंसी लागू है, मैंने बोला कि वहां पर जो है आपके प्रेसिडेंट का अंडर में चला जाता है पूरा, है ना, प्रेसिडेंट को उस जगह के लिए पूरे अनलिमिटेड पावर्स मिल जाते हैं। वहां पर कह रहा है कि अंडर आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को वहां शक्ति है टू मेक एन ऑर्डर सस्पेंडिंग द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सच राइट्स, कि उस समय अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई कोर्ट अगर जाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति ऐसा करने से रोक सकते हैं। उस सिचुएशन में हाँ, जब इमरजेंसी लागू है किसी एरिया में और उस समय कोई अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए कोर्ट जाना चाहता है, तो अगर 359 के तहत उसको शक्ति है राष्ट्रपति को, नहीं जरूरी नहीं कि वो हमेशा वो करे, लेकिन उसको पावर है अंडर आर्टिकल 359 कि वो फंडामेंटल राइट्स के जो है इन्फोर्समेंट के लिए किसी को भी कोर्ट जाने से मना कर, कि भाई कोई कोर्ट नहीं जाएगा ऐसे समय में। हाँ, कि 359 अगर यूज होगा तो उस समय आपके फंडामेंटल राइट्स अब उसकी मर्जी पर है, वो जो कह देगा, बोलने का अधिकार खत्म हो जाएगा, सब चीज। 239B था। हाँ 59
याद कर लीजिएगा, लिखिएगा 2-3 बार, दिमाग में बैठ जाएगा। वो अपने आप बोलते 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 तो 359 के तहत इनडायरेक्टली आप समझ लीजिए कि आपके सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं। हाँ, जब इमरजेंसी ऑपरेशन में है तो डेफिनेटली ये प्रेसिडेंट कर ही देता हाँ, नहीं डेफिनेटली नहीं, तो लिखा गया है जैसे नॉर्मली अगर खाली प्रेसिडेंट ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है तो उस समय भी राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर 359 के तहत उसने इशू कर दिया है, और वो भी कुछ कुछ आर्टिकल्स के लिए स्पेसिफिक वे में इशू किया जाता है, एक साथ सब आर्टिकल नहीं सस्पेंड किया जाता है। फंडामेंटल हाँ, राइट है तो तो उसमें कोई 1-2 राइट वो सस्पेंड कर सकता है कि अभी जो है कहीं भीड़ लोग नहीं करेंगे, कोई अभी एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे कहीं 4, ऐसे आपको फ्रीडम है कि आप कहीं भी खड़ा होकर अपना भीड़ लगा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, हल्ला गुदाल कर सकते हैं। वो हो सकता है कह दे कि देखिए अभी खाली गैदर होने का जो फंडामेंटल राइट है वो आपका ले लिया जा रहा है, आप कहीं गैदरिंग नहीं कर सकते। रात में पेट्रोलिंग करने आता है, हाँ, वहाँ पर रात में गैदर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? पूछता है कि क्या कर रहे हैं। पुलिस पूछता है, वो सुरक्षा के लिए पूछता है, वैसा नहीं कि आपको रोक देगा। जो कहे हम दिन रात कहीं भी कभी भी घूम सकते हैं, हम रात में जुलूस निकाल सकते हैं, ऐसा थोड़े है। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? इसमें कोई दिन रात का भेद थोड़े है। अरे वो पुलिस सिर्फ इसलिए देखता है, पूछता है, वो उसका काम है कि सुरक्षा के लिए, कि भाई जब लोग इस समय आराम कर रहे हैं, अब यहाँ ना पूछता है जी, हर जगह दिल्ली बॉम्बे में थोड़े पूछता है, वहाँ 24 घंटा चल रहा है। इसीलिए क्योंकि वो जान रहा है कि यहाँ सामान्यतः जो यहाँ का माहौल है, समाज है, कि लोग रात में सोते हैं, आराम करते हैं। अब ऐसे में कोई रात में कहीं कुछ घूम रहा है, कर रहा है, तो उससे पूछते हैं कि भाई क्या है, कोई गलत काम तो नहीं करने जा रहा है, वो जानकारी उनका काम है। हम रात में 2 बजे पुलिस को रोके हैं, हम पुलिस को रोके हैं दिल्ली में, सोया हुआ, नहीं सब सोया हुआ था, अब पुलिस जा रहा था, आवाज दी उसको, गाड़ी को इधर से, हम गाड़ी रुकिए तो रुका। हाँ बोलिए क्या बात है? हम कहे कि देखिए वहाँ पर जो है चोरी कर रहा था आदमी, जाइए उसको हम सामान रखवा दें, जाइए और उस आदमी को बुलवाए गार्ड को, हम कहे जाओ सब सामान थाना में जमा करो। आप कौन? हम बोले हम इस बिल्डिंग में रहते हैं। अच्छा क्या नाम है? नाम बता दिए उसको। गया, हम चोरी देखे थे तो उसको हम जगे रहते थे, हम 2 बजे से जग जाते थे, वो देखा कि 3 बजे कौन जगह होगा, कुछ चोरी करने के उसमें लगा हुआ था। उसको डांटे तो भागा, हल्ला किए तो गार्ड आया, बोला अरे सर किस लिए आप बोल दिए, ये सब बदमाश होता है। गार्ड को भी डांटे, हम कहे तुम इतना बिहारी का ही था, हट्टा कट्टा यादव जी था, लंबा चौड़ा लाठी लिए। हम कहे तुम बेहुदा आदमी है जी, तुम इतना लंबा चौड़ा आदमी है और तुमको उस सबको देख के तुम छुपा रहता है, बैठा रहता है उधर। बोले क्या करें सर, 5,000 रुपये के लिए जान दें, मार देगा चाकू फट से, आप निकलिएगा उस समय घर से, आप तो सोए रहिएगा। हम कहे देखो हम जगे रहते हैं 2 बजे से, कभी कोई दिक्कत हो तुम कहो, और हिम्मत थोड़ा रखो, तुम लोग इतना लंबा चौड़ा आदमी, लाठी है तुम्हारे पास, वो मरकटा जैसा ऐसे ही चोर था, तुम लोग भाग जाता उससे डर के। तो बोला नहीं सर पहले हम करते थे, लेकिन आदमी लोग ही हमको मना कर दिए। बोले कि काहे 5,000 रुपये के लिए जान, जो तुम्हारा काम है जितना बस देखना अपना, उसने के लिए काम है तुम्हारा, और काहे के लिए ज़्यादा वो करते। खैर तो थाने का गाड़ी आया, उसको रुकवाए, हम बोले कि जाओ जाके थाना में जमा करो। ठीक है, वो गया, तो फिर बोल दिए ना उसको, बोला अरे सर आप बोल तो दिए, देखिए ना ये सब पुलिस वाला जाइए कि उधर बेच देगा सब, ये सब का यही धंधे है, आप जमा करवा ना रहे हैं पुलिस में, जाके उधर बेच देगा सबको। हम कहे अच्छा उसका भी हम खबर लेते हैं, तुम जाओ आगे। गया, थोड़ी देर के बाद हम पहुँचे वहाँ थाने में। हम बोले हाँ जी सामान जमा हुआ कहाँ है? चौंक गया, आपको कैसे पता सामान जमा हुआ? एक्चुअली हम कपड़ा उस समय नाइट सूट में थे, अब बाद में हम चेंज करके गए थे तो हमको पहचाना नहीं। हम कहे कि हम ही अभी वहाँ से भिजवाए हैं। वो पहले हम ही से पूछने लग गया, अरे आपको कैसे पता यहाँ सामान जमा हुआ है, आप कौन है, कहाँ से हैं? हम बोले वहाँ भिजवाए हैं हम ही जो है। अरे आप ही थे सर? हम बोले हाँ। बोले सामान कहाँ है सब? अरे सर रुका रखा हुआ है। हम कह रखा हुआ, आप चलिए जेके लेके उसको, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो सामान था, हम चलिए उसको सुपुर्द करिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के। गया, साथ में वहाँ पर गार्ड था, उसको हम कह रहे बेहुदा तुम सोया रहता है,
उसको पुलिस वाला हड़काया कस के, अरे तुम लोग का ड्यूटी लगता है, तुम लोग सोया रहता है हैं? अब देखिए तो सर जगे हुए थे तब ना चोरी से बचा लिए, नहीं तो अभी सामान जाता तुम्हारा चोरी होके। और वो हड़बड़ा गया पूरा पुलिस देख के, रोने का लग गया सर ये नहीं। हम कह देखो आज तुमको माफ़ कर दे रहे हैं, अगला बार से हम 2 बजे से वहाँ तुम्हारा देखते रहते हैं, तुम्हारा जो है ना, हम तुम्हारा रूम सीधे देखते हैं, तुम्हारा यहाँ पूरा यूनिवर्सिटी सामने से मेरे बिल्डिंग से नज़र आता है, समझ गए? तुमको हम देख लिए अगर सोया हुआ आगे से तो तुम्हारा उसी दिन नौकरी चल जाएगा, जान लो। आज हम नहीं कंप्लेंट कर रहे हैं, तुम्हारी नौकरी बचा दे रहे हैं आज के लिए, आगे से नहीं। सर क्या करें, रात में अकेले ड्यूटी रहता है। हम कह रात में ड्यूटी तुमको दिया, सोने के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो किस लिए सरकार यहाँ तुमको अपॉइंट किया है जब चोरी हो जाना है? तो पूरा कांपने लगा। हम कहे आज भर माफ़ी कर दे रहे हैं, हम है, तुमको कोई दिक्कत हो कोई बोले, वहाँ बिल्डिंग में हम रहते हैं, तुम आ जाओ वहाँ सामने। गार्ड को भी बोल दिया, कोई किस तरह का कोई दिक्कत लगे कुछ लगे वहाँ आओ। पुलिस को बोले सामान दीजिए, उसको सामान दिया, उसको यूनिवर्सिटी का अपना वो देख के रिकॉर्ड में डाला उसको। फिर बोला सर आप लोग तो बहुत चाक चौबंद हैं। कि हाँ हम हैं, हम 2 बजे रात से वहाँ जग जाते हैं और पूरा हम नज़र रखते हैं कहाँ क्या हम आते हैं गुजरते हैं देखते हैं सब। तो बोला गार्ड बोला कि सर बहुत तारीफ का आप काम किए, जो है सामान तो चल गया था वो बेच देता उधर से, पुलिस वाला अपना इसी जुगाड़ में रहता है, आप दिलवा दिए, बहुत अच्छा किए। हम क्या, तो ये चीज़ है अलर्टनेस। पुलिस को हम पुलिस को ही फिर रोके, फिर जा रहा था दूसरा बाइक वाला गया, उसको रोके, बाइक पर पहले गाड़ी से था, कहा कि ऐसे ऐसे है, इसको गार्ड को ले जाइए, सामान सब जाके जमा कीजिए थाना। तो वहां जानता है कि भाई सिटीजन जो है ही इज अवेयर ऑफ द रूल्स, ही इज अवेयर ऑफ द लॉ। वो हम लोग को बोलने से पहले कुछ सोचता था। आया पुलिस भी कितना बार उसको हम लौटा देते थे, जाओ यहाँ से अपना काम करो जाके जाओ, ठीक है। और बहुत लोग हैं देखते ही पुलिस को कांपने लगते हैं। और एक बार बताया कि पुलिस के हम गए थे और हमको फिर छोड़ने आया था, उसके बाद से सब हमको दोस्त बोल रहा है भाई आपका तो इलाके में दम ये बन गया है धाक। अब पुलिस वाला जब देखे तो हमको सलाम करे, और कैसे हैं, ठीक है, नाम से पहचान गया था सब, थाना से लेके सब जो है आपसे। तो कहता है कि सर आपको तो धाक बन गया, पुलिस वाला आप सब देखता है, आप सब कहता है कि भाई इनका तो अलग रुतबा है जो है। हम कह देखिए अवेयर, हम उसे हड़बड़ाएं क्यों? जो है हम कोई गलत, जो गलत करेगा वो किसी से डरेगा, जो गलत नहीं करेगा तो हम किसी से क्यों डरे, क्यों किसी को कोई है, वो भी अपना ड्यूटी कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। डरना, वो हमारी सुरक्षा के लिए, उसकी नौकरी मेरे लिए है, उसको किस लिए सरकार तनख्वाह दे रहा है? ये पूरे जो नीचे से लेकर चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक ये हैं किसके लिए? हम ही लोग के लिए हैं, नहीं तो उनका कोई मतलब नहीं है। वो तनख्वाह सारा फैसिलिटी हमारे सीने पर मूंग दल के पा रहे हैं। ये जितने सरकार चल रही किसके लिए है? जनता के लिए है, नहीं तो उसका क्या मतलब है? कोई दे आर यूजलेस। लेकिन जनता जागरूक नहीं है, जनता तो अपने बेहोश है, सोई हुई है, तो मजा लूट रहे हैं सब, ठीक है ना। तो वही चीज है, यू हैव टू बी अवेयर, जागरूक रहिए। खैर, तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, अधिकार है, हमको कोई बोलने से कैसे रोक देगा जो, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं। जब उसके लिए इशू किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डर कि ये राइट अभी सस्पेंड किए जाते हैं, हाँ हाँ, वो ऑर्डर भी इशू करता है अलग से, अगर राइट सस्पेंड करना है तो ये राइट्स अभी लागू नहीं होंगे, तो उन राइट्स के लिए हम जो है कोर्ट नहीं जा सकते। अगर वो सीधे इशू कर देगा कि हाँ कोई भी फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो सारे राइट सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए अलग से ऑर्डर इशू होता है। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपके सारे आर्टिकल सस्पेंड हो गए, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पर होता है। यही देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि इट वाज इंटेंडेड दैट द पावर्स कॉन्फर्ड बाय दिस आर्टिकल should be exercised during an emergency according to the needs of the situation। तो ऐसा सोचा गया था कि इस आर्टिकल के तहत जो शक्तियां दी जा रही हैं उनका प्रयोग, हाँ इरादा, तो वही ना सोचा गया, इरादा था। तो ऐसा इरादा था, सोचा गया था उस समय, ये सोच के किया गया था कि इस आर्टिकल के तहत जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी जा रही हैं वो जरूरत के हिसाब से इमरजेंसी के दौरान उनका प्रयोग करेंगे।
according to the needs of the situation. On other hand, article 358 renders the provision of article 19 automatically inoperative while the proclamation of emergency is in operation, and the power to make any law or to take any executive action is not restricted by the provisions of that article. कह रहा है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आर्टिकल 358 अगर लागू होता है, उसका यूज करते हैं, तो उसके तहत आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 क्या है जी? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हाँ, ठीक है। तो फ्रीडम है, उसमें फ्रीडम दिया गया है, आज़ादी दी गई है, अलग अलग तरह की आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम। देखिए, आप लोग को बताइए, अब अभी तक आप लोग आर्टिकल 19 नहीं किए हैं, अब बताइए 19 और ये सब आपको सोचना पड़ता है कि क्या है, क्या है, क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं जी? आर्टिकल 19 में फ्रीडम दिए गए हैं, तरह तरह के, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का पहला आर्टिकल है, क्या है? ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट ऑल सिटीजन्स शैल हैव, देखिए क्या है आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा, फ्रीडम दिए गए। ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की और अपने आप को अभिव्यक्त करने की आजादी। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के शांति के साथ कहीं भी जमा हो सकते हैं। टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अपने संगठन बना सकते हैं, एसोसिएशन, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति बना सकते हैं, इसकी आज़ादी है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश के किसी भी हिस्से में हम कहीं भी आ जा सकते हैं। टू रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, देश के किसी भी हिस्से में हम कहीं भी सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं। एंड टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो इसमें ठीक है, आपका फ्रीडम दिया गया है बहुत तरह का, राइट टू फ्रीडम, इस सेक्शन का नाम है, ऊपर देखिए, राइट टू फ्रीडम। तो इसमें आज़ादी का अधिकार दिया गया है कि तरह तरह की आज़ादी होगी, जिसमें पहली आज़ादी है स्पीच और एक्सप्रेशन की, जमा होने की, एसोसिएशन बनाने की, कहीं भी आने जाने की और कहीं भी देश में रहने की, हम कहीं भी रह सकते हैं, सेटल हो सकता है। एक्सप्रेशन, स्पीच लिखी दिया है तो बोली तो स्पीच से कवर हो गया। स्पीच के अलावा जो भी तरीका है आप इशारा से करिए, हाँ, दैट इज एक्सप्रेशन। आप लिख के करिए, आप ड्राइंग बनाइए, आप पेंटिंग बनाइए, आप कार्टून बनाइए, आप फिल्म बनाइए, आप गाना गाइए। क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा? अरे वो तो राजनीति चल रहा है, वो कार्टून बना के दिया कि भाई जिम्मेदारी के समय गायब है आदमी, तो वही जो है वो उस पर जो है वो तो पॉलिटिक्स है, थोड़े कोर्ट में गया है। हाँ हाँ हाँ, क्यों कार्रवाई होगा? क्यों कार्रवाई होगा? वो बने किस लिए हैं? जिस समय से कोई पब्लिक पोस्ट एक्वायर कर लेता है, उसी समय से वो क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट कर लेता है कि हमको पब्लिक गाली दे सकती है। क्यों कार्रवाई होगा? अब हाँ, वहां कोर्ट जाता है, कोर्ट वहां पर अगर कोई केस करता है, नरेंद्र मोदी और कोई केस करते हैं आप पर,
हाँ, तो वहाँ पर कोर्ट देखेगा कि भाई आपने क्या बोला, क्यों बोला, क्या वो जस्टिफाइड था। इसके बीच में पुलिस वुलिस कुछ नहीं ना करेगा? अरे पुलिस क्या करेगा नहीं करेगा, देखिए वो तो भाई आदमी पर है, हालात पर है, ठीक है। पुलिस क्या करेगा, अगर देखेगा जागरूक आदमी है तो पुलिस कुछ नहीं करेगा, अगर देखेगा उसका कोई साथ देने वाला नहीं है तो उसको मारपीट भी कर सकता है। अब वो तो पुलिस का बीच में तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पुलिस का रिस्क लेता है वो काम में नहीं ऐसा करता है, और जिसको पुलिस से डर नहीं होता है तो पुलिस उसको छूता भी नहीं है। देखिए आदमी छुएगा भी उसी को जिसको पता है कि ये डरेगा या अनजान है, कुछ नहीं जानता है, ठीक है ना। लेकिन नेचुरल बात है, कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा तो ऐसे ही तो नहीं बोलेगा, वो जानता होगा तभी बोलेगा। वो जानेगा तो जो मोदी है तो उसको पुलिस टच नहीं करेगा, या डिपेंड करता है ये सब हालात पर, ठीक है। ऐसा नहीं है पुलिस कुछ कर देगा, मारे पीटेगा तो क्या है, मारपीट से आता है आदमी, उसके बाद उसको फिर जब जस्टिफाई होता है तो पुलिस का वैसे हिसाब भी देना पड़ता है, और उसको हिसाब से फिर मिलता भी है, पुरस्कार भी मिलता है। दंड और पुरस्कार तो जीवन का पार्ट है। खैर, हुआ था ममता बनर्जी का किसी ने कार्टून बनाया था, उसको गिरफ्तार कर ली थी पुलिस, ठीक है। फिर उसकी आलोचना हुआ तो हुआ कि भाई पुलिस ने गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया है, कुछ कुछ तो है, वो फिर छोड़ा गया था उसको। बाल साहब ठाकरे के बारे में भी बोले कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, तो वो लड़की अरेस्ट हुई थी फेसबुक पे कि मुंबई बंद था, तो खाली तुम नहीं लिखी थी कि मुंबई बंद नहीं होना चाहिए। अरे तो ये सब तो देखिए एक्शन एंड रिएक्शन है, कुछ कीजिएगा तो कुछ प्रतिक्रिया भी होगा। अब वो वहां पर ये होता है कि देखिए जस्टिफाइड है आप कि नहीं। अब किसी को मन हुआ ऐसे ही जाके नरेंद्र मोदी को गाली देने लगेगा तो पुलिस मारेगी नहीं डंडा उसको कि किस लिए गाली, लेकिन हाँ कोई जस्टिफाइड होगा, बोलेगा मैं सही बात पे बोल रहा हूँ, तो वहां पुलिस उसको नहीं सोचेगा, डरेगा टच करने से पहले कि भाई सही बात कह रहा है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन जस्टिफिकेशन। भाई आप देख रहे हैं कि हम इसी पर पूरा बहस कर रहे हैं, राष्ट्रपति लगा दिया, वो जस्टिफाइड है कि नहीं, जस्टिफाइड होंगे तो आराम, नहीं जस्टिफाइड होंगे तो उन पर कोई विवाद केस मुकदमा चल जाता है। हर चीज तो यहाँ इसी का न है, सरकार का मतलब ही क्या है, जस्टिफाइड या नॉन जस्टिफाइड का। डीएम किसी का ऑर्डर इशू किया, वो जस्टिफाइड थे, ठीक है, नहीं जस्टिफाइड होंगे सस्पेंड हो जाएंगे फट से। सब तो जस्टिफिकेशन पर ही होता है। खैर, आर्टिकल 19 जो है मैंने आपको दिखा दिया, दिस इज राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम है, वो आर्टिकल 358 के तहत अगर इसको इन्वोक किया जाता है आर्टिकल 358 को, तो उसमें जो है आर्टिकल 19 अपने आप जो है इनऑपरेटिव हो जाता है। देखिए लिखा, यानी आपके अगर 358 भी आर्टिकल इन्वोक किया गया है कि 358 लागू होगा, ऐसे माहौल में आपके सारे फ्रीडम चले जाते हैं जो आर्टिकल 19 में दिए गए अपने आप, ठीक है। और कहा जा रहा है कि एंड द पावर टू मेक एनी लॉ और टू टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय प्रोविजंस ऑफ दैट आर्टिकल। और वहां आर्टिकल 19 में देखिए कहा भी गया है, देखिए अभी आर्टिकल 19 हम देख रहे थे, तो देखेंगे एक बार फिर से वहां और आगे बढ़ेंगे। तो आर्टिकल 19 हाँ चला गया, हाँ हाँ, देखिए यहां आगे आर्टिकल 19 कह रहा है कि नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन सो फार एज सच लॉ इम्पोजेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट conferred by the state in the interest of sovereignty integrity of India, the security of state, friendly relation with foreign states। ये तो ये यहाँ कह रहा है कि इस उसमें कहा गया है जो भी बात आर्टिकल 19 में फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम इज है, उसके बावजूद
कानून बनाने से ये रोकेगा नहीं सरकार को, अगर देश के हित में या किसी किसी शक्ति विदेश सरकार के साथ कोई हमारा रिलेशन है, एग्रीमेंट है, उसको पूरा करने के लिए, या कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और ये जो है, तो सरकार को पूरा अधिकार होगा कोई कानून बनाने का, उसको रोक नहीं सकेगा ये आर्टिकल 19। वही यहाँ कहा जा रहा है, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ कि क्या कहा जा रहा है कि जो है while and the power to make any law or to take any executive action is not restricted by the provisions of that article। समझ गए कि ऐसे हालात में कोई कानून या कभी भी कोई कानून बनाने से देश को या कोई सरकार के द्वारा फैसला लेने से यह आर्टिकल उसको रोक नहीं पाएगा। आर्टिकल 19। The intention underlying Article 359 appears to be that when an order is made under clause 1 of that article in relation to any of the rights conferred by part 3 and mentioned in the order so made would have for all practical purposes the same effect in relation to those rights as Article 358 has in relation to Article 19। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब आर्टिकल 359 लागू किया जाएगा तो जिस भी फंडामेंटल राइट को मेंशन करते हुए वो ऑर्डर इशू होगा, वो राइट उसी तरह से जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा जैसे 358 में आर्टिकल 19 इनऑपरेटिव हो जाता है। आपको समझा ही दिए कि 358 में 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है। 359 में जिस भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना हो उसका अगर ऑर्डर इशू करता है प्रेसिडेंट, तो वो फंडामेंटल राइट या सारे फंडामेंटल राइट उसमें इनऑपरेटिव हो जाएंगे, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे। इट इज देयरफॉर प्रपोज्ड not to have any difference in language between Article 358 and the language in respect of rights which may be mentioned in presidential order under clause 1 of Article 359। तो इसीलिए लैंग्वेज के लिए दोनों में कोई फर्क नहीं रखा जा रहा है 358 और 359। 358 में अपने आप आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है अपने आप, और 359 में अगर और भी आर्टिकल्स को सस्पेंड करना है तो 359 में आप जो आर्टिकल लिखेंगे वो जो है आर्टिकल सस्पेंड हो जाएगा। समझ गए? नाउ द बिल सीक्स टू अचीव द एफोरसेड ऑब्जेक्ट। ये जो बिल है, एफोरसेड मतलब अभी पहले जो बताया गया है उस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। पहले जो बताया गया, अभी जो पहले बताया गया, अभी बात करने में हम लोग को 9th में बताए थे सर। पहले बताया गया। एफोरसेड, फोर का मतलब होता है पहले, सेड का मतलब कहा गया, पहले कहे हुए, पहले कहे हुए या बताए हुए, कहे डैश बताए हुए लिख लीजिए, स्लैश देके बताए हुए। मतलब इसी लाइन के आगे। इसके पहले एफोरसेड। ठीक है, अब उसमें जैसे जैसे उसमें बदलाव किया गया वो दिया गया है। ठीक है, तो उसमें हमें जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ क्या वर्ड चेंज किया गया नहीं है वो सब तो उसमें जो एक पॉइंट को भी अगर लिखना है तो उसके लिए भी संशोधन करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, सब सोचने लगे एक पॉइंट क्यों डाले आप, क्यों डाले, कोई कारण होगा तब ना पॉइंट डाले। वो भी पूरे देश से आपको बहस करना पड़ेगा क्यों डाले, पूरे देश का ना कानून है। कुछ भी एनीथिंग, आपको अमेंडमेंट वहाँ करना पड़ेगा और पूरे देश में चर्चा होगी। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें करने की कोशिश की गई। ठीक है, उसके बाद आगे पूरा डिटेल है कि भाई कहाँ कहाँ क्या वर्डिंग्स चेंज किए गए। तो हमने 38th अमेंडमेंट जो है पूरा देख लिया। अब
हो जाएगा सर, वो तो बड़ा नहीं होगा एक ही। कैसे आप कह दिए कि बड़ा नहीं होगा? एचडी कार्ड कितना का लगाए हुए हैं? हैं? एचडी कार्ड में कितना कितना का लगाए हैं मेमोरी कार्ड? अब 32 GB का है, पहले का है। चलिए तो हो गया। बिहार से जुड़ा हुआ मुद्दा बिहार लेजिस्लेटिव डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, यही था ना? बिहार डॉट आएगा बीच में कि डॉट आएगा बीच में? नहीं, बिहार लेजिस्लेटिव डॉट या। अरे भाई ये क्या हो गया तुम? इतना अपडेट ही होता ना है कि रोम अपडेट होता रहता है। अरे चलोगे, क्या कर रहे हो? खिलवाड़ ये सब खाली करता है। इसमें नहीं खुलेगा, ये टैब गड़बड़ा गया, दूसरा नहीं आएगा। रुकिए, इसी में कर लेते हैं। बनाता है, माथा गड़बड़ आता है मेरा। कौन सा 39 ना करना है जी? उसके आगे वाला, उसके बाद नहीं नहीं, 39th अमेंडमेंट होगा ना। अरे तो 38th अमेंडमेंट के बिल अमेंडमेंट था, बिल था 39। हाँ, अब 39th अमेंडमेंट अब करना है। 39, 42, 44। ये क्या करे CLF CFL क्या कहते हैं स्लाइड को? एक मिनट। ट्यूब वाल्व।
हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? ये क्या कहते हैं उसको? ये तो अब ये सब अब हो गया, CFL थोड़े अब LED ना है। हाँ CFL तो पहले रहता था वो। एलईडी ट्यूब कितना वाट का है? 20 वाट का है। और ये बल्ब होगा 9 वाट का होता है, 9-10 वाट। अच्छा, दोनों को लाइट को बल्ब। अच्छा, so 127 के परसेंट ऑर्डिनेंस 213 हो गया, गवर्नर का 239 भी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर उसके बाद कितना था 52 तो इमरजेंसी है, 56 स्टेट इमरजेंसी, 60 है इमरजेंसी, और 339 था ना। 359 है, हाँ 358, 359। ओके, नाउ देखिए, वी विल सी द 39th अमेंडमेंट एक्ट। 39th बिल 40th है, नेचुरल एक घट रहा है तो आगे बढ़ जाएगा ना। 38 था, 39 40 हो जाएगा। लिखा है, कैसे नहीं लिखा है, पढ़े आप। द कॉन्स्टिट्यूशन 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975। The Constitution 39th Amendment Act 19 Statement of Objects and Reasons appended to the Constitution 40th Amendment Bill 1975, which was enacted as the Constitution 39th Amendment Act 1975। तो ये 40th अमेंडमेंट बिल है जो कि 39th अमेंडमेंट एक्ट की तरह इनैक्ट हुआ, लॉ में बन गया है। तो इसको हम है 39th अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ देखिए, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस क्या दिया गया है, क्या लक्ष्य है इसके। आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 71 कहता है, अगर आपको याद होगा, कि जो भी प्रेसिडेंट से या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़े हुए डिस्प्यूट होंगे वो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। द सेम आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट मैटर्स रिलेटिंग टू देयर इलेक्शन शैल बी रेगुलेटेड बाय अ पार्लियामेंट्री लॉ। और उनके इलेक्शन से जुड़े हुए कोई भी कानून जो होंगे वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए कानून से होंगे। So far as the Prime Minister and Speaker are concerned, matters relating to their election are regulated by provisions of Representation of People Act 1951। तो हमारा जो 1951 का जो है जनप्रतिनिधि कानून है, इसको बोलते हैं जनप्रतिनिधि कानून। इसके तहत ही इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन की सारी व्यवस्था इसी के तहत होती है, इसी कानून के तहत होती है। ठीक है, उस कानून का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इसी कानून के तहत इलेक्शन कराए जाते हैं, इसी कानून के तहत हमको भी वोटर आइडेंटिटी और वोट हम देते हैं, इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। कैसे कराया जाता है, सारे नियम कानून इसी कानून में दिए गए हैं। चुनाव से जुड़ा हुआ, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चुनाव कंडक्ट कराना, वोटिंग होना, ठीक है, और क्या अधिकार किसको होगा चुनाव के दौरान, कैसे होगा चुनाव, ये सारी बातें इस कानून में 1951 में ये कानून लाया गया था पार्लियामेंट में और ये कानून बनाया गया था। ठीक है, संविधान में इसकी पूरी जिम्मेदारी किसको दी गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। संविधान में उतना ही कहा गया है और आगे कैसे होगा वो पार्लियामेंट कानून से तय करेगा। और अभी भी आपको पता है कि इसी को लेकर बहस चल रही है। बीजेपी गवर्नमेंट ने
इलेक्शन कंडक्ट रूल्स में जो है कुछ मॉडिफाई किया, जिसको लेके विरोधी पक्ष जो है उसको सवाल खड़ा कर रहा है। तो अंडर दिस एक्ट द हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई एन इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंटेड अगेंस्ट ईदर ऑफ देम। तो यहां इस एक्ट के तहत, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कहा गया था कि अगर इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला अगर लाया जाएगा तो वहां हाई कोर्ट उसको, कोई भी हाई कोर्ट जो है, यानी देश में जितने हाई कोर्ट हैं, कोई भी हाई कोर्ट जिसके सामने ये मामला लाया जाएगा वो उस मामले को तय कर सकेगा। जबकि दूसरी तरफ आर्टिकल 71 जो है ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का कोई मसला उससे जुड़ा हुआ है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही तय कर सकेगा। तो यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, क्लैश हो रहा है। एक तरफ जो है संविधान में लिखा गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ तय करेगा, और जो जनप्रतिनिधि कानून बना 1951 में, उसमें कहा गया कि अगर चुनाव से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है तो वो हाई कोर्ट जो है तय कर सकेगा। ठीक है, यही मामला हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही इंदिरा गांधी का चुनाव कैंसिल कर दिया था। मैं आपको बता चुका हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है तो इंदिरा गांधी का चुनाव, प्रदेश का हाई कोर्ट लखनऊ में नहीं है, इलाहाबाद में है। यहाँ मेरे ख्याल डिवीजन बेंच है उनका, मेन इलाहाबाद में है, लखनऊ बेंच भी है। हाँ, दो जगह हाई कोर्ट का है। जैसे एमपी में भी 2 जगह है, भोपाल और जबलपुर। यहाँ पे तो एक ही बेंच। हाँ, राजस्थान में भी 2 जगह है, जयपुर और जोधपुर। कभी बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, तो शरीर भी हमेशा एक जैसा नहीं ना करता है, कभी कहता है बैठ जाओ थोड़ा, कमजोरी दिखाएगा। हाँ, तो कभी बैठ भी जाते हैं। हाँ, तो यहाँ जो है हमारे 2 कानूनों में ये डिस्प्यूट हुआ कि आर्टिकल 71 जहाँ कहा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं, उनसे जुड़े हुए जो मसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जबकि जनप्रतिनिधि कानून द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये कहता है कि कोई भी चुनाव से जुड़ा मामला हाई कोर्ट तय कर सकेगा। और इसी के तहत जो है, हाँ, इंदिरा गांधी का जो चुनाव था वो हाई कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। वो भी देखिए ये हुआ क्या था, अपना दिखाने के लिए हुआ था। हाई कोर्ट ये दिखाना चाहता था कि हम प्रधानमंत्री का भी चुनाव कैंसिल कर सकते हैं, तो वो बढ़ चढ़ के उसने इस मामले में फैसला दे दिया था। ठीक है, हाँ, जो कि ये एक्ट 1951 में, हाँ, पहले से 1951 में ही बना था। संविधान लागू हुआ था तो उस पे आर्टिकल 71 में दे दिया था कि सुप्रीम कोर्ट पे होगा। और इन लोग, नेहरू जी लोग खुद ही अपना बनाए, हाँ, कि हाई कोर्ट में भी जा सकते। हाँ, ठीक है। देखिए बहुत सारा चीज क्या है कि इतना बड़ा देश था, उसके लिए इतने बड़े कानून बन रहे थे, तो इतना हर चीज को तौला नहीं उस समय, क्योंकि अभी बन रहा था। अब क्या कल को होगा भविष्य में कोई नहीं जानता था, कहाँ से क्या दांव खेलेगा, कौन क्या होगा, कहाँ होगा। इतनी बड़ी देश की व्यवस्था है तो उसमें लाजमी था कहीं कोई भूल चूक हो जाना, आगे उसमें सुधार होता। उसी के लिए यहाँ ये किया जा रहा है कि देखिए, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर आर होल्डर्स ऑफ हाई ऑफिसेज। ये उच्च पदों को धारण करने वाले हैं। नहीं, होम मिनिस्टर नहीं। The president is not answerable to a court of law for anything done while in office in the exercise of his powers। जैसे कि एक राष्ट्रपति हैं, जब तक वो अपने पद पर हैं, अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने के समय कोई भी जो कार्य किए उसके लिए किसी कोर्ट में उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। आगे उठा है सवाल, इसलिए जो है हम देखेंगे। अब 40 जैसे अभी हुआ ना बिल जो रिजर्व कर लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई राष्ट्रपति को इतने दिन में देना ही पड़ेगा सैंक्शन, 2 महीना का। हाँ, उसी पर सवाल उठा है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है, उस समय की बात हम पढ़ रहे हैं 75 की, कि द प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनीथिंग डन वाइल इन ऑफिस in the exercise of his powers. A fortiori matters
relating to his election should not be brought before a court of law but should be entrusted to a forum other than a court. तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर एक राष्ट्रपति के चुनाव का मामला है किसी तरह का, तो वो किसी कोर्ट के सामने नहीं लाया जाना चाहिए, बल्कि किसी फोरम, जो किसी और मंच के पर लाना चाहिए जो कोर्ट के अलावा कोई दूसरा हो. फोर्टियोररी मतलब वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, सब लीगल वर्ड है, आपको मिलेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, कोई जानता भी नहीं होगा आज के डेट में. बड़े भारी जो वकील होंगे वही समझेंगे इस चीज़ को, वो भी जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में डील करते हैं, हाई कोर्ट. FORTIORI. फोर्टियोरी मतलब होता है वेदर करेक्ट और नॉट. वेदर में E A नहीं होता है, सिर्फ E होता है. हाँ, वेदर करेक्ट और नॉट. Okay. The same reasoning applies equally to the incumbents of offices of Vice President, Prime Minister and Speaker. अच्छा, फोर्टियोररी जो है इसका मतलब वेदर करेक्ट और नॉट है ना, मतलब अच्छा इसका मतलब है क्या, फोर्टियोरी का मतलब कि वेदर आपने भी जो किया वो सही किया कि गलत किया. समझ रहे हैं, आपने कोई काम किया वो आपने सही किया कि गलत किया. ये क्वेश्चन मार्क की तरफ पूछा जाता है. हाँ, फोर्टियोरी का मतलब होता है वेदर करेक्ट और नॉट, या वेदर राइट और रॉन्ग. ठीक है, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ने जो किया, कोई काम किया, वो सही किया कि गलत किया. तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि उसी तरह जो दूसरे ऑफिसेज में भी हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर है और स्पीकर है, इन्होंने कोई अगर काम किया अपने ड्यूटी करने में, तो वो सही किया कि गलत किया, तो वो एक है कि इन सब की जांच किसी कोर्ट के जगह किसी दूसरे मंच पर होनी चाहिए, कोर्ट में नहीं होनी चाहिए, ऐसा यहाँ लिखा जा रहा है. हाँ, it is accordingly proposed to provide that disputes relating to election of president and vice president shall be determined by a forum as may be determined by a parliamentary law. कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ कोई मसला है, तो वो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना के किसी फोरम के द्वारा, किसी और मंच के द्वारा तय किया जा सकेगा, जैसा कानून बनाएगी पार्लियामेंट. Similar provision is proposed to be made in case of election of either House of Parliament or, as the case may be, to the House of the People of a person beholding the office of Prime Minister or the Speaker. उसी तरह प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर का भी जो पोस्ट होल्ड कर रहे होंगे उसके भी इलेक्शन से जुड़ा हुआ ऐसा ही होगा कि कोर्ट के अलावा कोई फोरम जो है वो तय कर सकेगा और उसके लिए पार्लियामेंट में कानून बनेगा, जैसा कानून बनेगा वैसा ही होगा. यानी लेकिन ये सही हमको नहीं लगता फोरम बनाना. क्यों सही नहीं है, क्यों सही? कोर्ट में कैसे जांच होगा सही से? देखिए, तो कोर्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है ना, कोर्ट का हालत देख नहीं रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं कोर्ट की हालत. कोर्ट तो सरकार का आज गुलाम हो गया है, तो कोर्ट में तो फिर पॉलिटिक्स हो जाएगा ना. और वो भी बाय लॉ कहा है कि पार्लियामेंट को जैसा, फिर एक के लिए नहीं ना होगा, सबके लिए होगा. तो जैसा पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसी तरह से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और आपके प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर, क्योंकि ये देश के प्रमुख पदों पर हैं, तो इनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था करे जैसा कानून बना के. इट इज फर्दर प्रोपोज्ड टू रेंडर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इलेक्शन अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ नल एंड वॉइड. और ये ऐसा कहा जा रहा है कि इसके तहत, इस अमेंडमेंट के तहत, जो भी कहीं कोई ऐसे चुनाव के तहत प्रोसीडिंग चल रहा है किसी कोर्ट में, वो खारिज हो जाएगा. ठीक है. द बिल ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट पार्लियामेंट्री लॉ क्रिएटिंग अ न्यू फोरम
फॉर ट्रायल ऑफ इलेक्शन मैटर्स रिलेटिंग टू इनकम्बेंट्स ऑफ हाई ऑफिसर्स ऑफ शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। और पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाती है, कोई नया फोरम बनाती है जो इनके चुनाव से जुड़ा हुआ मामला देखेगा, तो उसको कहीं भी चैलेंज किसी कोर्ट में नहीं किया जा सकता। उसी समय लाई थी, इंदिरा गांधी लाई थी, जब उनको ये था उनके खिलाफ केस हो गया था, तो उन्होंने एक लाया था अमेंडमेंट। इमरजेंसी लगा तो उसके बाद पार्लियामेंट भी सस्पेंड, हाँ डेफिनेटली सब कुछ सस्पेंड हो जाएगा। तो फिर जब इमरजेंसी हटा तो उसके बाद भी तुरंत संशोधन करना स्टार्ट कर दी? नहीं, इमरजेंसी के पहले ही ये लाया गया, इमरजेंसी इसी के बाद लाया। देखिए, पहले इन्होंने संवैधानिक तरीके से कोशिश किया, जब इनका जो है जो आपका चुनाव को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इन्होंने देखा कि जिस तरह का पॉलिटिक्स है और जिस तरह का हाई कोर्ट में माहौल चल रहा था, यूपी में खिलाफ था उनके माहौल, तो तय था कि हालांकि ऐसा पहले हुआ नहीं था भाई, लेकिन जब उनको लगा कि है तो उन्होंने संविधान में बदलाव कर दिया। ठीक है, लेकिन कोई कानून अभी तक तो तुरंत बना नहीं था, तुरंत फुरत में चीज़ें हो रही थी। उन्होंने ये कर दिया है अमेंडमेंट कि जो है वो हाई कोर्ट नहीं जांच कर सकेगा कोई और फोरम जब तक कानून जैसा बनाता है पार्लियामेंट। लेकिन अभी तो कोई कानून बना नहीं था कोई और फोरम बनाने का, तब तक इधर हाई कोर्ट ने तुरंत आदेश दे दिया कि इनका चुनाव इमरजेंसी खत्म होने के बाद ये लागू फिर करवा दिया। हाँ, फिर तुरंत लागू। तो ये जो है नहीं, उसके लिए अभी तक कोई कानून बना नहीं है फिर। अच्छा, हाँ, तो और कोई फोरम है नहीं अभी। हाँ तो फोरम है नहीं। हाँ, तो वो इंदिरा गांधी का जब चुनाव को कैंसिल कर दिया, तब जाके फिर उस समय इंदिरा गांधी ने देखा कि अब तो हाथ में पावर ही नहीं रहेगा, तो हाथ में पावर नहीं रहेगा, तब उन्होंने फिर क्या करती, तो उन्होंने उस समय तक प्रेसिडेंट को बांध दी थी। हाँ, तो फिर उन्होंने इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा है तो उस समय तक प्रेसिडेंट को बांध दिया गया था। तो उस समय उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दिया। प्रेसिडेंट को बांधा नहीं, प्रेसिडेंट पहले खुशी से बंधते थे। अच्छा, अभी बाद में बना है। हाँ, तो प्रेसिडेंट जो बोल देती थी फिर यही ना, देखिए लगातार आया है। अभी 75 में 76 में तो 42nd अमेंडमेंट आ गया। सोचिए 35, 39 और 42। इमरजेंसी 75 में लगा था ना, हाँ 75 से 77 तक। हाँ, तो 75 77 आया था, तो 76 में ही वो बिल एक्ट पास हो गया था ना। बिल तो देखिए पहले ही आया होगा, अभी देखेंगे हम लोग उसको। पार्लियामेंट सस्पेंड है ना, तो फिर 2 साल से सस्पेंड है ना इमरजेंसी। अरे तो इमरजेंसी ये लगी है बाद में, नवंबर में 75 के भी लास्ट में लगी है जाके। अच्छा, है ना? 75 में ही सब कुछ हो हाँ गया था। हाँ, वही साल गड़बड़ का चल रहा था 75 जो है। तो 42nd अमेंडमेंट भी आया है, ठीक है ना, जो देखिएगा अभी आगे आएगा ही। तो ये आपने समझ गए, आर्टिकल 71 में इसमें बदलाव किया गया, ठीक है, जहाँ की चुनाव जो है, ये तो जवाहरलाल जी ही आर्टिकल को। ठीक है। रिकोर्स तीसरा कहा जा रहा है कि रिकोर्स वाज हैड इन द पास्ट टू द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल लाया गया था, पहले ही आया ना 9th शेड्यूल, फर्स्ट आप पढ़ चुके हैं। व्हेनेवर इट वाज फाउंड दैट प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन कंसीव्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वाज इम्पेरिल्ड बाय लिटिगेशन। पहले इम्पेरिल मतलब टू पुट इन डेंजर, खतरे में। पेरिल का मतलब होता है डेंजर, पेरिल मीन्स डेंजर। पेरिल लिखिए ना, पेरिल, पेरिल का मतलब होता है डेंजर। आई एम इन पेरिल, मैं डेंजर में हूँ। IL, पेरिल का मतलब डेंजर। इम्पेरिल मतलब टू पुट इन डेंजर। इम वर्ड आ गया, आपको पता ही है, इम्पोज, इम्पैनल, इन डेंजर। हाँ, आई एम PERIL, इम्पेरिल मीन्स टू पुट इन डेंजर। ये टेक्निकल नहीं, ये तो सिंपल लिटरेचर में यूज होता है वर्ड। आई वॉज इन ग्रेट पेरिल, मैं बहुत खतरे में था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पहले एक रास्ता था कि जब भी कोई विकासशील कानून, प्रोग्रेसिव मतलब जो आगे सोच रखने वाला, प्रोग्रेसिव कानून सरकार जनता के हितों में, सरकार जनता के हितों में कोई प्रोग्रेसिव कानून बनाती है, तो उस पर लोग अननेसेसरी जो है कोर्ट चले जाते थे, जिसमें समय और देश का बर्बाद होता है पैसा।
तो उसके कारण 9th शेड्यूल लाया गया था कि जिसमें कि वो रख देने से वो कोर्ट में नहीं चैलेंज किया जा सकता था। इट हैज़ नाउ बिकम नेसेसरी टू हैव रिकोर्स टू दिस डिवाइस वंस अगेन नाउ। तो कहा जा रहा है कि वो 9th शेड्यूल चूंकि 73 में केशवानंद भारती के द्वारा खत्म कर दिया गया था। 73 में देखिए केशवानंद भारती जजमेंट आ चुका था। हाँ हाँ, बाद में वो बात की, अभी 80 मत पहुंची, अभी 73 75 में हम लोग। तो 73 में केशवानंद भारती केस में ये कहा जा चुका था कि भाई अब जो है कोई भी जो है जस्टिस के उससे नहीं लिया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू हर चीज़ का किया जा सकता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू हैव रिकोर्स टू दिस डिवाइस वंस अगेन नाउ। फिर से हमें वही तरीके की ज़रूरत है कि हम 9th शेड्यूल जैसा चीज़ जो है फिर से लागू करें और जुडिशरी के हाथ से वो चीज़ हटा सकें। देखिए कहा जा रहा है कि बिटवीन 1971 एंड 1973, 71 से 73 के बीच में legislation was enacted for nationalizing coking coal and coal mines for conserving these resources in the interest of steel industry। कि जैसे 71 से 73 के बीच में कोल के माइंस जो है, कोकिंग कोल हो और कोल हो, उनके माइंस को नेशनलाइज, देश की संपत्ति घोषित किया गया, कानून उसके लिए बनाया गया। बैंक भी 71 के आसपास ही किया गया था। बैंक पहले ही हुए थे, 49 में हुए थे और फिर 69 में हुए थे। 69 में, तो 66 से ये इंदिरा गांधी बन चुके थे। These enactments have been brought before courts on the ground that they are unconstitutional। और ये कानून को लाया गया, चैलेंज किया गया कि संविधान के खिलाफ है। कोल माइनिंग को, हाँ भाई, जिसका कोल माइन था तो वो चाहे वो कहेगा नहीं मेरा प्रॉपर्टी सरकार क्यों ले रही है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ, मतलब कि कोर्ट इनके केस खारिज हो गया, उनका संविधान में बदलाव हो गया। So is the case of Sikh textile undertakings which were nationalized in 1974। उसी तरह कुछ बीमार यानी घाटे में जा रही कपड़े की टेक्सटाइल कंपनीज थी, उनको भी सरकार ने अपना ले लिया क्योंकि वो सिख थे, बीमार थे, उनको अपने से इलाज होने लगा। सिख इंडस्ट्री कहा जाता है। सिख का मतलब होता है बीमार। अब इंडस्ट्री जब चलता है, ग्रो अच्छा कमाता है तो हेल्दी होता है, जब चलता नहीं है, घाटे में चलता है, उसको सिख कहा जाता है। नहीं, सिख ही यूज़ किया जाता है, सिख इंडस्ट्री। तो उसी तरह सिख टेक्सटाइल की कुछ जो है अंडरटेकिंग्स थे जो कि घाटे में जा रहे बीमार थे, तो उनको भी सरकार ने अपने हाथ में पूरी तरह ले लिया इन 1974। टू प्रिवेंट स्मगलिंग ऑफ गुड्स एंड डाइवर्सन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विच, देखिए उसी समय फेरा फेमा सब आया था, विच अफेक्टेड नेशनल इकोनॉमी, पार्लियामेंट इनेक्टेड लेजिस्लेशन विच अगेन हैज बीन चैलेंज इन सुप्रीम एंड इन हाई कोर्ट। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था 72 या 73 में, वो भी कि देश से स्मगलिंग नहीं ज़्यादा किया जा सके, स्मगलिंग नहीं हो, उसको रोकने के लिए फेरा कानून लाया गया था। बाद में वो मॉडिफाई होकर हुआ फेमा और अब वो हो गया है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो उसको भी जो है जब वो कानून लाई तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। दीज एंड अदर इम्पॉर्टेंट, देखिए होता क्या है, आप फिल्में देखते हैं तो फिल्मों में आप देखते हैं वकीलों का प्रयोग कब होता है? फिल्मों में कोई अपराधी को बचाने के लिए महंगा वकील को इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको कई अभी बता चुका हूँ फिल्मों की कहानी। यहाँ फिर वकीलों का इस्तेमाल किस लिए होता था? सरकार के कानून को फंसाने के लिए, रोकने के लिए। अच्छा, वही मैं समझा रहा हूँ। तो बड़े बड़े वकीलों को प्राइवेट कंपनियां सेट करती थी कि भाई जरा सरकार के कानून को चैलेंज करो कि ये लागू हम पर ना कर पाए। हाँ, मैं समझा रहा था। तो उन्हीं कानून, जब सरकार ये कानून बना रही थी देश के हित में, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा था, जैसे अभी वक्फ एक्ट को चैलेंज किया गया। These and other important and special enactments which it is considered necessary should have the constitutional protection under Article 31B are proposed to be included in the 9th schedule। तो जो ये कानून अभी लाए गए हैं और ऐसे कोई भी कानून जो लाए जाते हैं उनको 31B के तहत जो है 9th शेड्यूल में प्रोटेक्ट करने का इरादा रखती है सरकार। 31B में 9th शेड्यूल जोड़ा गया था, दिखाए थे आपको, अभी बात किए थे।
तो ये कानून और आगे जो ऐसे कानून जनहित में लाए जाएंगे तो उनको अननेसेसरी केस मुकदमा से बचाने के लिए कोर्ट उसको खारिज ना कर सके, उसको 9th शेड्यूल में डालने का कोशिश यहाँ किया जा रहा है। सर्टेन स्टेट लेजिस्लेशंस रिलेटिंग टू लैंड रिफॉर्म एंड सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल, पढ़ चुके हम लोग। Certain amendments made to these legislations also require protection of the provision of Article 13(1)(b। तो कुछ ऐसे जो आर्टिकल जो ये थे एक्ट्स थे उनको भी कुछ उसमें सुधार किया गया है और उस सुधार जो किया गया उसको बचाया जाने की कोशिश की जा रही है आर्टिकल 31(b) के तहत, यानी 9th शेड्यूल के तहत। ठीक है, तो यहाँ समझ गए क्या क्या इसमें हुआ। अभी भी नेशनलाइज ही है, नेशनल सब देश का ही ना कंपनी है, ये पब्लिक अब तो सब अंडरटेकिंग वाला हाँ PSU में है सब, अब जो है वो प्राइवेट नहीं है। तो मतलब 50% अब वो तो सरकार का नीति है, अब इंदिरा गांधी का कुछ और नीति था, मोदी का कुछ और नीति है, उन्हीं समय से लागू है, नेहरू के ही समय से लागू, ऐसा क्या है। लेकिन उस समय था कि ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थे पब्लिक सेक्टर में, कुछ ही थे जो सरकार जरूरी समझती थी। बाद में सरकार को लगा कि नहीं ये भी देश के लिए ज़रूरी है कि हम ही करें, तो उन सबको भी प्राइवेट को ले लिया गया। जैसे कैसे बैंकों को ले लिया गया, पहले बैंक अलाउ किए गए थे प्राइवेट, फिर देखा कि लोग करते हैं नहीं आम जनता के लिए, तो इसलिए उनको देश का बैंक बना दिया गया। वैसे ही यहाँ कोल के माइंस थे बहुत सारे जो अपना प्राइवेट में ये PSU के अंदर में है, हाँ कोल माइन। हाँ सब है ना, CIL कोल इंडिया लिमिटेड है ना, उसी के तहत ना है सब, या सेंट्रल कोकिंग कोल लिमिटेड है, CCL है, CIL है, सब है, देश राज्य सरकार का है सब। तो द बिल सीक्स टू गिव इफेक्ट टू अबव ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ कहा गया है कि इन्हीं सब बातों को पूरा करने के लिए बिल लाया गया है। तो आपको बेसिकली आर्टिकल 71 में इसमें ठीक है ये किया गया था। ठीक है, और इलेक्शन से जुड़ा हुआ 329, जहाँ 324 से 329 तक है इलेक्शन कमीशन का, तो वहाँ 329 में संशोधन हुआ है। हाँ 329 में भी संशोधन किया गया ना, इलेक्शन को जोड़ के वही ना है। ये 329 में सारा संशोधन हुआ है, देखिए लिख रहा है, जहाँ चुनाव से जुड़ा हुआ मामला शुरू हो गया वहाँ से 329 का शुरू हो गया, उससे पहले 71 में हुआ, तो 71 329 में किया गया मेनली, क्योंकि चुनाव से जुड़ा हुआ था। फिर 9th शेड्यूल में अमेंडमेंट किया गया, 9th शेड्यूल में है ना, यहाँ डाला गया द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, उसमें डाल दिया गया, इलेक्शन लॉज एक्ट 1975 डाला गया, इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 डाला गया, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट डाला गया। ठीक है, देख रहे हैं ये सब जितना कोल से जुड़ा हुआ, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, कॉपर है, ये सब है, सिक टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स है, कोल माइंस है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 बोले ना, 73 का, फेरा कहते हैं उसको, FERA है, फेरा रेगुलेशन एक्ट। हाँ, और भी ये सब कानून जो बहुत ज़्यादा काम किए कितना काम किए होंगे तो कोई कर भी नहीं सकता है। वही चीज़ है, लोग समझें सब बातों को, तब कितना की होंगी लगभग आपके अंदाजे से, कितना हुआ होगा? बहुत काम हुआ था, तब ना लोग इतना याद रखता है इंदिरा गांधी। आप अंदाजा से 200-300 बहुत सारे, अभी तो शुरू, अभी तो आप 75 अभी आएगा 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसमें इतना बदलाव था कि लग रहा था एक नया छोटा संविधान बना दिया है। कल 42-44 हाँ, कल 42-44 करा देंगे, आ जाइए 39 तक हम रुकते हैं। उसको देख लीजिएगा। नहीं, हम जाके याद कर लेते हैं।